है। अब सौम्या जवाब देती है, नहीं, दमयंती की कोई औलाद नहीं और ना ही दमयंती ने कभी किसी से शादी की है। जब सौम्या ये बता रही थी तो वो सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बेहद डरी हुई थी। अपने दिल की धड़कनों की आवाज वो अपने कानों से सुन पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भूमि उसकी स्थिति को देखकर आसानी से समझ जाती है कि वो अनिका की धमकी से अपनी मौत की कल्पना कर रही है। अनिका फिर सवाल करती है, तुम और दमयंती का परिवार जो कभी राजस्थान में रहता था अब कहाँ है? दमयंती को सबसे प्रिय कौन है? सौम्या जवाब देती है, जब हमारी उम्र इतनी हो चुकी है तो हमारे परिवार में अब तक कौन बचा होगा जिसे अपना कहा जा सके? ऐसा कोई नहीं। मेरी माँ को गुजरे बहुत साल हो चुके हैं। मेरे कॉलेज के पूरा होते ही वो चल बसी थी। मेरे लिए बचपन से ही दो ही लोग सबसे महत्वपूर्ण थे, एक मेरी माँ और दूसरा दमयंती, जिन्होंने कभी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा। अब मेरे पास अपना कहने के लिए दमयंती के अलावा और कोई नहीं। हाँ, दमयंती की माँ आज भी जिंदा है। मेरे लिए भी वही मेरी माँ जैसी है। उन्होंने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके लिए दमयंती मुझसे अधिक बढ़कर है। उन्होंने हम दोनों को हमेशा बराबर प्यार दिया। उन्होंने मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन तुम उन्हें बाहर ढूंढने निकलो तो वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि दमयंती ने उन्हें अपने साथ ही रखा है। ये सब कहते कहते एक बार फिर से सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपनी तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम उसके किसी अपने को ढूंढ रही हो ताकि तुम उसे खत्म करके दमयंती को तकलीफ पहुंचा सको, पर ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई नहीं। यह सब सुनने के बाद अब अनिका को और कुछ नहीं जानना था। वो केबिन से बाहर निकल आती है। अनिका के बाहर जाते ही भूमि भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और अनिका को रोकते हुए कहती है, रुको अनिका। अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है और भूमि की तरफ पलटती है। अब भूमि पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है? अनिका मुस्कुराती है और कहती है, कुछ सवालों का होना ही व्यर्थ होता है और कुछ सवालों के जवाब व्यर्थ होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाबों के बारे में सोचना अथवा उन्हें ढूंढना केवल बेवकूफ़ी होती है। इतना कहने के बाद अनिका वापस मुड़ती है और जाने लगती है। फिर कुछ कदम चलने के बाद रुक जाती है और एक बार फिर से भूमि की तरफ मुड़ती है। भूमि अभी भी अनिका की तरफ ही देख रही थी। अनिका समझ जाती है कि सौम्या की बातें भूमि के मन में घर कर गई हैं। अब वो वापस भूमि के पास आती है और कहती है, मेरे एक सवाल का जवाब दो भूमि। भूमि अचेत सी खड़ी शांति से कहती है, पूछो। अनिका पूछती है, क्या तुम हवा, पानी, आवाज, आकाश या आग में से किसी को अपने हाथों से पकड़ सकती हो? भूमि अनिका के सवाल से सचेत हो जाती है और जवाब देती है, सामान्य अवस्था में इन्हें पकड़ने की कोशिश बेकार है। इन्हें सिर्फ देखा या महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। ये कोशिश खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। अनिका भूमि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, समझ लो, मेरे लिए मेरी माँ भी ऐसी ही है। मुझे उसे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अंदर जो कुछ भी है वो उन्हीं का है, या फिर ये कहूँ कि वो मेरे अंदर ही है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ। अब ये सौम्या तुम्हारे हवाले है। तुम्हें जो भी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे जाकर पूछ लो। अनिका की बात सुनकर भूमि के मन को संतोष होता है और वो बदले में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। इसके बाद अनिका वहां से चली जाती है। अनिका और रोहित का बेडरूम, मारवा हाउस। अनिका सीक्रेट हाउस से सीधा अपने कमरे में पहुंचती है। रोहित तैयार था, लेकिन ऑफिस जाने की बजाय अपने कमरे में टेबल पर रखे लैपटॉप के सामने बैठा था। उसका एक हाथ लैपटॉप पर और दूसरा फोन पर था। जैसे ही अनिका दरवाजा खोलकर अंदर आती है, वो उसकी तरफ देखता है और फोन उठाते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम आ गई। इसके बाद रोहित लैपटॉप की स्क्रीन नीचे कर देता है और खड़ा हो जाता है। फिर अनिका के पास जाकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, एनी ने अपना काम पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस पर अनिका कहती है, हाँ, हम अभी वहाँ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ और सवाल हैं। अब रोहित अपने हाथ को अनिका के कंधों से नीचे करते हुए उसकी हथेली में अपनी हथेली डाल देता है और उसके साथ सोफे की तरफ बढ़ता है। फिर चलते चलते कहता है, आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से अनिका रुक जाती है। वो रोहित के हाथ को अपनी तरफ खींचती है। रोहित मुड़कर अनिका की तरफ देखता है और फिर पूछता है, क्या हुआ? अब अनिका असमंजस की स्थिति में दिखाई देती है। रोहित बड़े ही प्यार से अनिका के गाल पर अपना हाथ रखता है और उससे अपनी आंखों के इशारों से पूछता है, बोलो। अनिका रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने गाल से नीचे कर लेती है और उसे अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में ले लेती है। फिर कहती है, सौम्या से कोई भी ढंग की बात पता नहीं चली, सिवाय इसके कि वो 23 साल की दिखने वाली सौम्या इस वक्त 50 साल से ज्यादा की है। इसके बाद अनिका ने वहां घटी हुई सारी घटना विस्तार से बताई। अपनी बात पूरी करने के बाद अनिका दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो गई और अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लिया।
उसके चेहरे पर अभी भी छिपी हुई मायूसी रोहित को बड़ी ही आसानी से दिखाई दे रही थी। अब रोहित आगे बढ़ता है और पीछे की तरफ से अनिका को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। फिर उसके चेहरे से अपना चेहरा लगाते हुए कहता है, मुझे मालूम है इस वक्त तुम यहाँ क्या महसूस कर रही हो। फिर उसे चेयरअप करते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, हर वक्त तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। रोहित की बात सुनकर अनिका को गुदगुदी सी महसूस होती है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब वो रोहित की तरफ घूम जाती है और अपने दोनों हाथ रोहित के सीने पर रख लेती है और कहती है, मुझे मालूम है। अब रोहित कहता है, अब बताओ तुम्हारे मन में कौन से सवाल चल रहे हैं। अनिका जवाब देती है, पहले हम अपनी सीक्रेट लैब चलते हैं। एनी का काम देखने के बाद हम वापस आकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। रोहित बड़े ही अदब से जवाब देता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वे दोनों सीधा लैब के लिए चले जाते हैं। बच्चों के हमशक्ल रोबोट्स ही वो एकमात्र चीज थे जिन्हें देखने के लिए वो सीक्रेट लैब में गए थे, और उन्हें देखकर कुछ पलों के लिए वो काफी मायूस हो गए थे। यही वो चीज थी जिसे देखकर रिया पहले काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन फिर बाद में अपने दोनों भाइयों के चेहरे को देखने के साथ ही जब वो उनके मन के भाव को समझ जाती है तो उदास होकर रोने लगती है। जहां उन हमशक्ल रोबोट्स ने तीनों बच्चों को हैरान और खुश दोनों कर दिया था, वहीं कुछ ही देर बाद उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि उनके मॉम डैड की जिंदगी में वो रोबोट्स उन तीनों की जगह लेने वाले हैं। उन रोबोट्स की वजह से उनके मॉम डैड को उनकी कमी कभी महसूस नहीं होगी। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि इन एडवांस मशीनों ने उनसे उनके मॉम डैड छीन लिए हों। किंतु जैसे ही वो तीनों वक्त की नज़ाकत को समझते हैं तो उसके साथ ही ये भी समझ पाते हैं कि यदि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहकर बिना किसी मुसीबत में पड़े खुश और आज़ाद रहना चाहते हैं तो मारवा हाउस में उनकी जगह पर इन मशीनों का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिर भी उनका बालक मन उन्हें कचोटता है। उसके बावजूद वो तीनों अपनी समझदारी के चलते इसे अपने मॉम डैड पर ठीक तरह से जाहिर भी नहीं कर पाते। अब तक तीनों बच्चे अपनी नई जगह पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा अब तक उन तक ये खबर पहुंचा दी गई थी कि उनके जाने के बाद किस तरह रिया की किडनैपिंग हुई। अभी तक वो तीनों एक साथ ही थे, एक कमरे में मौजूद थे। रिया कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी भी मॉम डैड पर गुस्सा आ सकता है या मैं उनसे नाराज हो सकती हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ आने तक भी मेरे मन में उनके लिए कहीं न कहीं छिपी हुई नाराजगी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मॉम को हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहने की आदत है। ज़रूर वो पहले ही समझ गई होंगी कि आने वाले वक्त में ये घटनाएं हमारे साथ लगातार घटती ही रहेंगी। ये सिर्फ आर्यन को किडनैप करने की कोशिश के साथ खत्म नहीं होगी, इसलिए उन्होंने खुद को तकलीफ देकर भी हमें खुद से दूर भेज दिया। अब अपने उतरे हुए चेहरे से आर्यन रिया के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम अकेली कसूरवार नहीं हो, बस फर्क सिर्फ इतना है रिया कि तुम हमसे छोटी हो और डैड की लाडली बेटी हो, इसलिए मॉम डैड के आगे हर बात आसानी से बोल देती हो। लेकिन हम दोनों एक लिमिट से आगे उनके आगे कुछ नहीं कह पाते। वहां से आने के लिए बुरा तो हमें भी लग रहा था, हमारे मन में भी गुस्सा था। अब अलेक्जेंडर आगे आकर कहता है, लेकिन जो मैंने किया वो तुम दोनों के नाराज होने से कहीं ज्यादा है। हम आने से पहले मॉम से एक बार मिल भी नहीं पाए क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को वहां से तुरंत आने के लिए मजबूर किया। मॉम हमें कितना मिस कर रही होंगी और वो हमारे बारे में न जाने क्या सोचेंगी। आई एम सो सॉरी गाइज। अब रिया आगे आती है और अलेक्जेंडर से कहती है, तुम अपने मन में किसी तरह का गिल्ट मत रखो, तुमने जो भी कहा उसे पूरा करने में हम बराबर के भागीदार हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो सकता है कि उस रोबोट की जगह किडनैपर सच में ही हम में से किसी को किडनैप कर लेते। अगर ऐसा होता तो सोचो क्या होता। रिया की बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, हमारे बदले में वो मॉम डैड से क्या नहीं करवा सकते थे। मॉम डैड की वजह से न सिर्फ हम सेफ हैं बल्कि हमारे साथ साथ वो भी एक बड़ी मुसीबत से बच गए। अब रिया कहती है, जो होना था वो हो गया। फाइनली अब हम भी खुशी खुशी वही करेंगे जो मॉम डैड चाहते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर खुद से दूर हमारी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए भेजा है और साथ में बहुत कुछ सीखने के लिए। अलेक्जेंडर कहता है, हाँ हम वही करेंगे और खुद को बेस्ट बनाएंगे ताकि मॉम डैड हम पर प्राउड कर सकें। अब रिया आगे बढ़ती है और अपने दोनों भाइयों के गले लग जाती है। तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अनिका नहीं चाहती थी कि किसी को भी रिया की गैर मौजूदगी का पता चले, लेकिन अब तक रिया का हमशक्ल रोबोट खत्म हो चुका था। इसके अलावा वो ये भी नहीं चाहती थी कि घर में या बाहर किसी को भी इस बात की भनक हो कि रिया की किडनैपिंग हुई है। इसलिए उसने रिया के जैसा नया रोबोट तैयार करने का टास्क एनी को दे दिया। पिछले बीते हुए दिन रात से एनी इसी काम में लगी हुई थी। एनी ने अनिका के कहने पर स्वाति के भेजे हुए रोबोट में कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, जिन्हें उसने तीनों बच्चों की सभी एक्टिविटीज को ट्रेस करके उसी के आधार पर खुद तैयार किया था। हालांकि स्वाति ने पहले ही उनमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर सेट किए थे,
लेकिन फिर भी एनी ने भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ अन्य फीचर भी डाउनलोड किए थे। यही वजह थी कि जब रुद्रमा देवी ने साइनाइड का प्रयोग किया तो रोबोट अलेक्जेंडर ने रोबोट रिया और रोबोट आर्यन दोनों को सूचित कर दिया था, ताकि वो इस गैस के प्रभाव के अनुसार व्यवहार कर सके। अन्यथा भला एक मशीन कैसे बेहोश हो सकती थी। स्वाति के बाद अगर अब ऐसा कोई था जो कम से कम वक्त में इस काम को अंजाम दे सकता था तो वो खुद एनी ही थी। ये काम अनिका के लिए नामुमकिन नहीं था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ उसके पास समय का भी अभाव था। रोहित और अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड जाते हैं और अपनी तसल्ली के लिए रोबोट रिया से मिलते हैं। वो उसकी सभी एक्टिविटीज या यूं कहें कि फीचर्स देखने में काफी समय वहीं बिता देते हैं, क्योंकि ये जरूरी भी था। इस सब के बाद अनिका एनी से कहती है, वेल डन एनी, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। एनी जवाब देती है, मेंशन नॉट मैडम, इट्स माई प्लेजर। रोहित और अनिका का बेडरूम। इसके बाद अनिका और रोहित दोनों रिया को अपने साथ लेकर वापस लौट आते हैं। वापस आने के बाद अनिका रिया से कहती है, रिया अब तुम अपने रूम में जा सकती हो, जाओ और जाकर अपने भाइयों से मिल लो। रिया प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ओके मॉम। इतना कहने के बाद वह रोहित और अनिका के बेडरूम से बाहर निकल जाती है। अब अनिका रोहित की तरफ देखकर उससे पूछती है, वैसे तुमने बताया नहीं कि उस दिन तुमने बच्चों को स्कूल जाने ही क्यों दिया था। अनिका की बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपनी शरारती आंखों से अनिका की तरफ देखता है, फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, इसकी दो वजह थी। पहला ये कि मुझे वक्त मिल जाए कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बच्चे रात में ही मारवा हाउस से जा चुके हैं, और दूसरा इसलिए ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे रोबोट बच्चे किसी अन्य व्यक्ति की पहचान में आते हैं या नहीं। ये हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चों की तरह कितनी आसानी से घुल मिल पाते हैं। अब अनिका भी रोहित के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये उनकी नाराजगी थी, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए मैं उनकी इतनी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब रोहित अनिका की तरफ घूमकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ बात करनी थी, कहो। अनिका कहती है, सौम्या जितने आत्मविश्वास के साथ ये कह रही है कि दमयंती उसे यहाँ से छुड़ाकर ले जाएगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काफी सोचने के बाद भी मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अब उसका अगला कदम क्या हो सकता है, या फिर उसका अगला टारगेट कौन हो सकता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हमने अपनी तरफ से किसी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में कोताही नहीं बरती है। फिर उसका अगला शिकार कौन बन सकता है। अब रोहित कहता है, तुम सही कहती हो, उसके अगले कदम को जानना बेहद जरूरी है। बेशक योगराज उसका अपना बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो तुमने योगराज को खत्म करके दमयंती देवी को बड़ी चुनौती दे दी है। इस स्थिति में वो खामोशी से तो नहीं बैठेगी। अनिका कहती है, इसके अलावा उसके बेहद खास चहेते हमारे पास हैं। इतना सब होने के बाद वो खामोशी से नहीं बैठेगी। अनिका की ये बात सुनकर रोहित अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपने ही रूम में लगे हुए डिजिटल बोर्ड को ऑन कर देता है। उसके बाद बोर्ड के बीचों बीच अनिका का नाम लिखता है और फिर अनिका की तरफ देखकर कहता है, उसकी टारगेट अनिका है। अगर वो अनिका तक नहीं पहुंच सकती तो वो अनिका को खुद तक आने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगी, और इसके लिए वो तुम्हारे अपनों को हानि पहुंचाएगी। ये सुनने के बाद अनिका बोर्ड के पास आती है और अपने बीच में लिखे हुए नाम से 2 एरो निकालकर एक पर मारवा परिवार और दूसरे पर गोहेरिया परिवार लिख देती है। अनिका के ऐसा करने के बाद रोहित कहता है, मारवा परिवार में ऐसा कोई नहीं जिसे टारगेट बनाकर अनिका को झुकाया जा सके। जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं सभी की सिक्योरिटी बड़ी ही सख्त है। बाकी लोगों की सुरक्षा के भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद अनिका गुलेरिया परिवार के उन सभी सदस्यों के नाम बोर्ड पर लिखती है जो महत्वपूर्ण भी थे और प्रतिदिन घर से बाहर भी निकलते थे। इतना करने के बाद वो रोहित की तरफ देखकर कहती है, इन सभी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मयूर की है और उसकी सिक्योरिटी देने का तरीका एकदम अलग है। उसके सिक्योरिटी सिस्टम को भी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा मैंने मयूर को पहले ही अलर्ट रहने का मैसेज दे दिया है। इन दिनों वो गिने चुने लोगों के अलावा किसी को घर से बाहर जाने ही नहीं देगा। जो बाहर जाएंगे वो सब पहले ही अपनी सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट हैं। अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, फिर कौन हो सकता है। एक के बाद एक काम करते हुए वो अब तक लगभग दोपहर भी ढल चुकी थी और शाम भी। अलग अलग तरह के सवालों को सुलझाने में पूरा दिन कब बीत गया, इस बात का एहसास न अनिका को था और न ही रोहित को। अब रोहित कहता है, तुम यहाँ पर और एक परिवार का नाम लिखना भूल गई हो। वो तुम्हारे मजबूत पहलुओं से टकराने की गलती पहले ही कर चुकी है। इस बार वो निश्चित तौर पर तुम्हारे उन कमजोर पहलुओं को ढूंढेगी जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वो महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर वो एक और तीर का निशान बनाकर उस पर मल्होत्रा परिवार लिख देता है। अनिका हैरानी से रोहित की तरफ देखती है। अब उन दोनों को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि दमयंती देवी का अगला निशाना कौन हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लेकर अनिका काफी फिक्रमंद हो।
अब तक उसका नाम दमयंती देवी तक आसानी से पहुंच चुका होगा। वैसे भी ये वही व्यक्ति था जिसे दमयंती देवी काफी समय से निशाना बनाने के लिए तैयार बैठी थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी और शायद अब वो वक्त आ चुका था। अब अनिका अपने माथे पर हाथ रख लेती है और कहती है, उसे कितना कहा है लेकिन वो अपने साथ सिक्योरिटी लेकर ही नहीं चलती। उसका सीधा सा कहना है कि भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी। अब उसे ये कौन समझाए कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से दुश्मनी करनी नहीं पड़ती, उसके लिए सिर्फ हमारा अच्छा होना ही काफी होता है। अनिका के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखकर रोहित कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सिक्योरिटी अरेंज कर देता हूँ। अनिका जवाब देती है, उससे पहले ये पता करना जरूरी है कि वो इस वक्त कहाँ है। अगर वो फार्मेसी पर है या कहीं और है तो उसे तुरंत घर लौटने के लिए कहना होगा। रोहित कहता है, तुम ये पता करो, तब तक मैं बाकी का इंतजाम करके आता हूँ। अब अनिका श्वेता को कॉल करती है। मल्होत्रा फार्मेसी। आज श्वेता काफी खुश थी। वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म करने में लगी हुई थी। वो जल्द से जल्द फार्मेसी से निकलना चाहती थी। उसने मन बनाया था कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आज लक्ष्य से जरूर मिलेगी, और इसलिए उसने लक्ष्य को मैसेज भी कर दिया था ताकि लक्ष्य उसे ये बता सके कि वो दोनों कब और कहाँ मिल सकते हैं। लक्ष्य को मैसेज करने के बाद से हर थोड़ी देर के बाद श्वेता अपना फोन उठाकर देखती है कि लक्ष्य का क्या जवाब आया है, लेकिन वहां लक्ष्य के घर आने जाने वालों का ऐसा तांता लगा हुआ था कि कई घंटों तक वो अपना फोन तक भी नहीं देख पाया था। हालांकि उसने अपना फोन कई बार उठाया लेकिन उसके अंदर झांक नहीं सका। दूसरी तरफ उसे श्वेता के इस तरह के किसी मैसेज के आने का कोई अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि उसने खुद श्वेता से कहा था कि वो स्वयं आकर श्वेता से मिलेगा और बात करेगा। इधर श्वेता उन सब बातों को नजरअंदाज करके लक्ष्य से मिलकर उसके दुख में भागीदार होना चाहती थी, इसलिए इस समय उसका जितना ध्यान अपने काम पर था उतना ही ध्यान लक्ष्य के जवाब के आने पर भी था। लेकिन जब इस बात को काफी देर हो जाती है तो अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करने के चक्कर में श्वेता अपना फोन पूरी तरह से भूल जाती है। इधर अनिका श्वेता के फोन पर कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन श्वेता अपना फोन कैबिन में टेबल पर छोड़कर कैबिन से बाहर दूसरे कामों में व्यस्त थी। उसे न ही अपने फोन की कोई रिंग सुनाई देती है और न ही अपना फोन देखने का कोई ख्याल आता है। अनिका कभी किसी को इतने कॉल एक साथ करे ऐसा नहीं होता था जितनी कि आज वो श्वेता को कर चुकी थी। अब तक रोहित सिक्योरिटी को सारी डिटेल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वापस अपने रूम में लौट आया था। अनिका चिंतित होते हुए रोहित से कहती है, मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रही है। रोहित कहता है, इस वक्त वो फार्मेसी पर ही होती है, क्या तुमने फार्मेसी के फोन पर ट्राई किया? अब अनिका थोड़ा रिलैक्स होते हुए जवाब देती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले मुझे फार्मेसी के फोन पर पता कर लेना चाहिए। अब अनिका फार्मेसी के फोन नंबर पर कॉल मिलाती है। वहां पर अटेंडेंट से अनिका को पता चलता है, जी मैडम, श्वेता मैडम फार्मेसी में ही हैं, क्या मैं उन्हें बुलाकर लाऊं? अनिका जवाब देती है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसके मोबाइल पर कॉल कर लेती हूँ, बस तुम जाकर उसे इन्फॉर्म कर दो। अब अनिका रोहित को बताती है कि अभी तक श्वेता फार्मेसी से नहीं निकली है। रोहित ये सुनते ही अपना फोन निकालकर एक ओर चला जाता है और अनिका अपने मोबाइल फोन से एक बार फिर श्वेता से बात करने की कोशिश करती है। उधर अब तक फार्मेसी का अटेंडेंट खुद श्वेता के पास आकर उसे ये बात बताता है कि अनिका ने श्वेता के बारे में जानने के लिए फोन किया था। ये सुनते ही श्वेता को अपने मोबाइल का ख्याल हो आता है। वो अपना काम छोड़कर सीधा कैबिन में पहुंच जाती है। जब फोन उठाती है तो देखती है कि फोन की बैटरी वीक थी, फोन किसी भी वक्त डेड हो सकता था। ये देखकर वो झट से कैबिन की ड्रॉअर से चार्जर निकालती है और जैसे ही प्लग इन करने के लिए बढ़ती है तभी एक बार फिर से अनिका की कॉल उसके फोन पर आ जाती है। श्वेता चार्जर को टेबल पर रखकर फोन पिक करती है। इससे पहले कि श्वेता कुछ भी कह पाती, उससे पहले ही अनिका उसे बोलने का बिना कोई मौका दिए इस तरह सवाल करती है जैसे कि वो कोई मुजरिम हो, तुम अब तक घर के लिए क्यों नहीं निकली? श्वेता प्यारी सी आवाज और हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल का जवाब देने की जगह पर अनिका से पूछती है, क्या आप मुझसे मिलने घर आ रही हैं? अनिका जवाब देती है, नहीं, आज अभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। फिलहाल तुम ये बताओ कि अब तक फार्मेसी में क्या कर रही हो? अपना सामान उठाओ और सीधा घर के लिए निकलने की तैयारी करो। अब श्वेता जवाब देती है, अनिका दी, अपना काम तो मैंने निपटा लिया है, लेकिन मैं आज सीधा घर नहीं जाने वाली। अगर आप मुझसे मिलने नहीं आ रही हैं तो आज मैं लक्ष्य से मिलने जाऊंगी। उसे ऐसी परेशानी में देखकर भी मैं घर पर बैठी रहूं, ये तो गलत बात है ना? अब क्योंकि आपने कह दिया है कि मुझे अपनी जिंदगी में उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए तो मुझे उसके दुख में भी शरीक होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने व्यवहार के लिए उससे माफी भी मांग लूंगी। श्वेता एक के बाद एक अपनी बातें कहे जा रही थी। अब जब अनिका को ये महसूस होता है कि श्वेता इतनी आसानी से चुप होने वाली नहीं है, तब वो उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही हो, अभी के अभी इसी के इसी वक्त तुम घर आओगी, और वो भी सिक्योरिटी के साथ।
थोड़ी ही देर में मारवा सिक्योरिटी तुम्हें लेने के लिए वहां पहुंच जाएगी, तब तक तुम वहां रुकोगी। अनिका अपनी पूरी बात कह देती है। तब उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जब वो फोन नीचे करके देखती है तो फोन कट चुका था। दरअसल अनिका के ये कहने के बाद कि मेरी बात ध्यान से सुनो, श्वेता का फोन डिस्चार्ज हो जाता है और वो अनिका की कोई भी बात सुन नहीं पाती। उधर अनिका दोबारा श्वेता के फोन पर कॉल करती है तो वो स्विच ऑफ आता है। इधर श्वेता ये सोचकर कि वो अपना फोन गाड़ी में ही चार्ज कर लेगी और साथ ही अनिका से बात भी कर लेगी, वो अपना चार्जर लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। अब जब अनिका को महसूस होता है कि फार्मेसी के फोन पर बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो वो झट से फार्मेसी के नंबर पर कॉल करती है और अटेंडेंट को श्वेता से बात करवाने के लिए कहती है। लेकिन वो बताता है कि श्वेता आनन फानन में तुरंत ही आंखों के सामने से बाहर की ओर गई है। वहां रोहित के कहने पर मारवा सिक्योरिटी काफी पहले ही मारवा हाउस से मल्होत्रा फार्मेसी के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद जब रोहित को पता चलता है कि श्वेता फार्मेसी पर ही है, तो वो अपने फोन के जरिए उन्हें ये कन्फर्म कर देता है कि श्वेता इस वक्त फार्मेसी पर ही है। अनिका श्वेता के मामले में किसी भी तरह का खतरा मोल उठाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बिना किसी देरी के लक्ष्य के फोन पर कॉल लगा देती है। लक्ष्य भी बिना किसी देरी के फोन उठा लेता है। अनिका कुछ परेशान होकर कहती है, अभी श्वेता और तुम कहाँ मिलने वाले हो? इस वक्त तुम दोनों में से किसी का भी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। इस तरह तुम दोनों ही एक बड़ी समस्या को आमंत्रण दे रहे हो। लक्ष्य की आवाज में घबराहट सुनाई देती है और वो कहता है, मैंने श्वेता जी को पहले ही मना कर दिया था कि वो मुझसे मिलने के लिए ना आए, मैं खुद आकर मिलूंगा। आज जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तब मैं देख नहीं पाया, और जैसे ही मैंने उनके मैसेज देखे कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं, वैसे ही मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद से लेकर अब तक मैंने कई बार उन्हें कॉल ट्राई की है, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन अभी इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मैंने श्वेता जी के आसपास कुछ लोगों को उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, जो उन्हें हिडन सिक्योरिटी देते हैं। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ और श्वेता जी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लक्ष्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनिका झट से पूछती है, लेकिन कहाँ? लक्ष्य जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ जा रही हैं। इधर जैसे ही मुझे मेरी सिक्योरिटी ने बताया कि कुछ लोग श्वेता जी की निगरानी कर रहे हैं, तो मैंने सिक्योरिटी से उन लोगों का हुलिया पूछा। तब उन्होंने उन निगरानी करने वालों का जो हुलिया बताया है, उस हिसाब से वो दमयंती देवी के लोग हैं। मैं तभी से लगातार श्वेता जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अनिका कहती है, जब तक श्वेता अपना फ़ोन ऑन नहीं करेगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? लक्ष्य कहता है, मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। वो श्वेता जी की गाड़ी में लगा हुआ ट्रेसर है, जो मैंने उन्हें बिना बताए ही उनकी सेफ्टी के लिए लगाया था। इधर श्वेता अपनी खुशी और लक्ष्य के दुख का मिश्रण लिए लक्ष्य से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं श्वेता के पीछे पीछे सही मौके की फिराक में दमयंती देवी के लोग थे और उनके पीछे थी लक्ष्य सान्याल की सिक्योरिटी। अब इन सभी के पीछे चल रहे थे मारवा सिक्योरिटी गार्ड्स। जिस वक्त श्वेता फार्मेसी से निकलती है, ठीक उसी वक्त मारवा सिक्योरिटी भी फार्मेसी के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाती है। इस टीम की अगुवाई खुद अब्दुल्ला कर रहा था। जैसे ही श्वेता अपनी गाड़ी को लेकर सामने से गुजरती है, अब्दुल्ला को उसे पहचानने में जरा देर नहीं लगती। अब्दुल्ला के इशारे पर पूरी सिक्योरिटी अपनी गाड़ियां घुमाकर उसी के पीछे चल पड़ती है। बिना किसी मिनट की देरी के अनिका के फोन पर वो लिंक पहुंच जाता है जिसके जरिए वो श्वेता तक पहुंच सकती थी। अनिका झट से अपने फ़ोन से कौटिल्य को फ़ोन लगाती है और उसे ब्लूटूथ के जरिए से श्वेता की लोकेशन को ट्रेस करने के साथ साथ हर पल की जानकारी देने के लिए कहती है। इसी दौरान कौटिल्य से बात करते करते कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ उठाती है और अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है। अब तक रोहित भी इसी कमरे में मौजूद था और लगातार अनिका की सभी गतिविधियों को देख रहा था। वो उसकी बातों को भी सुन रहा था। जैसे ही अनिका बाहर जाने लगती है, रोहित भी उसके पीछे जाता है। अनिका दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाती है और रोहित को चेतावनी देते हुए कहती है, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस वक्त बिना सिक्योरिटी के तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे फिलहाल सिक्योरिटी के साथ भी नहीं। तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। इसके बाद धड़ाक की आवाज के साथ तेजी से दरवाजा बंद करके अनिका लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल जाती है। एक और लक्ष्य श्वेता की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जल्द से जल्द श्वेता तक पहुंचने के लिए अनिका ने अपनी गाड़ी को रेसिंग कार और सड़क को रेसिंग ट्रैक बना दिया था। हर बीतता पल अनिका को 1 घंटे जैसा महसूस हो रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही दमयंती देवी के लोगों को मौका मिलेगा, वो श्वेता पर हमला कर देंगे। श्वेता 2 पल भी उनका सामना नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि दमयंती देवी के लोगों को मौका मिले, वो श्वेता तक पहुंच जाना चाहती थी। इधर अनिका रोहित को मारवा हाउस में ही छोड़कर निकल जाती है, लेकिन रोहित अनिका को इस तरह अकेले मुसीबत में पड़ते हुए कैसे देख सकता था।
ठीक इसी पल रोहित को अनिका की किडनैपिंग याद आ जाती है और उसे याद करके रोहित की आत्मा सिहर उठती है। वो किसी भी हाल में अनिका को खो नहीं सकता था और न ही उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकता था।